हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 की, और धीरे धीरे 4 से 5 वीडियोस में ये लेसन में हमारा खत्म हो जाएगा। लेसन नंबर 1 पिछली 6 वीडियोस में खत्म हो चुका है, जिसने अब तक वो वीडियोस ना देखी हो, ठीक है, वो सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आराम से जाके वीडियो को देख सकते हैं। और कोशिश हमेशा रखा करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं हर पिछले कंसेप्ट का रिलेशन होता है आने वाले कंसेप्ट के साथ। तो आज हम शुरू करते हैं, ठीक है, इस वीडियो को, जहां पे मैं समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का क्या रोल है इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जरूर होता है, और आज हम इसी एप्लीकेशन को समझने वाले हैं कि डेरिवेटिव कैसे हमारी हेल्प करता है इकोनॉमिक्स में अलग अलग टर्म्स को समझने में या फिर सोल्व करने में। तो चलो फिर देखते हैं। चैप्टर का नाम ही क्या है? डिफरेंशियल एंड इट्स रोल इन कंपैरेटिव स्टैटिक्स एनालिसिस। इसमें से कुछ रूल्स तो यहां पे लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला रूल क्या है कि चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अफेक्ट द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन एन इकोनॉमिक मॉडल। मान लो कोई भी इकोनॉमिक मॉडल है, उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे अफेक्ट करता है एक डिपेंडेंट वेरिएबल को। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जब भी हम कोई फंक्शन लिखते हैं ना, तो उसमें एक टर्म तो इंडिपेंडेंट होता है और एक टर्म डिपेंडेंट होता है। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिखा एक्स स्क्वायर, सबको पता है एक्स स्क्वायर फंक्शन, उम्मीद है आप लोगों को पता होगा एक्स स्क्वायर, इसको हम पैराबोला बोलते थे, इसका मैंने काफी बार ग्राफ भी बनाया है, या फिर y बराबर एक्स स्क्वायर। सपोज करो ये फंक्शन आ गया, है ना, मान लो। अब इसमें बात है भैया डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है? ठीक है, जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स जो वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट है और जो वाई है वो क्या है, वो है डिपेंडेंट। कैसे समझाता हूं? जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू चेंज करूंगा, वाई अपने आप क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो वाई क्या हो गया, डिपेंडेंट। किस चीज के ऊपर? एक्स के ऊपर, क्योंकि y की वैल्यू चेंज हो रही है, किसकी वजह से, x की वजह से। जैसे मान लो मैंने x की जगह रखा 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। मैंने x की जगह रखा 2, 2 का स्क्वायर 4, मैंने x की जगह रखा 3, 3 का स्क्वायर 9, मैंने x की जगह रखा 4, 4 का स्क्वायर 16। तो कहीं ना कहीं y जो है वो चेंज हो रहा है, किसकी वजह से, x की वजह से। आई मेरी बात समझ में? इसी को हम बोलते हैं चेंज इन, ठीक है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो हमारा पहला रूल। दूसरा क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ अ वेरिएबल टू स्मॉल चेंजेस इन अनदर वेरिएबल। मतलब क्या कि एक वेरिएबल किस रेट से चेंज कर सकता है एक दूसरे वेरिएबल को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक वेरिएबल में चेंज किस रेट से चेंज करता है दूसरे वेरिएबल को। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तीसरा हमारा क्या आता है, मार्जिनल चेंजेस इन वेरिएबल। तो मार्जिनल चेंजेस कहते हैं वेरिएबल के अंदर। हमने देखा भी है कि डेरिवेटिव हमारी हेल्प करता है मार्जिनल कॉस्ट निकालने में, मार्जिनल प्रॉफिट निकालने में, मार्जिनल रेवेन्यू निकालने में। ये टर्म्स हमारी क्या है, सारी सारी एप्लीकेशंस है किसकी, डिफरेंशिएशन की। हाँ, तो मार्जिनल चेंजेस इन वेरिएबल वो भी कौन निकलवाता है, डेरिवेटिव। और क्या निकलवा सकता है ये, इफेक्ट ऑफ चेंज इन वेरिएबल, कि अगर हमने वेरिएबल को ही चेंज कर दिया तो उसका इक्विलिब्रियम वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इकोनॉमिक्स के अंदर। ये भी काम कौन करता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, और तो ये सामने क्या थे, सारे के सारे रोल थे। ऐसे सिर्फ तो कुछ ही रोल लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत से रोल है जो डेरिवेटिव प्ले करता है इकोनॉमिक्स के अंदर, इसलिए हम डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, अब हम धीरे धीरे डिफरेंशिएशन को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने काफी बार डेरिवेटिव समझाया भी है, आज हम फिर उसी के ऊपर बात करेंगे कि अलग अलग टाइप के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको अभी करना आ जाए एक्स का डेरिवेटिव, मैं सारे में लिख देता हूं फॉर्मूले सारे सारे जो आपके यूज के हों। अगर मान लो आपको करना हो एक्स का डेरिवेटिव, देखो सिंबल ही होता है डेरिवेटिव का, तो ये सिंबल लगा लो, या फिर आप इसे ऐसे लिखते हो dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि यहां पे वो आता है फंक्शन dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, पर हमें करना है एक्स का डेरिवेटिव, तो मैंने यहां पे लिख दिया है एक्स। या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो, अगर फंक्शन y के रूप में है, यानी कि अगर फंक्शन y की टर्म्स में है, तो आप यहां पे dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो। तो मैं अभी तो फिलहाल मैं सिंपल सिंबल लगाऊंगा ये वाला, ठीक है, जो ऊपर कोमा लगा हुआ है, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव का सिंबल। तो मान लो आपको x का डेरिवेटिव करना है, तो क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव सबको पता होना चाहिए 1 होता है। ठीक है, और अगर कभी भी करना आ जाए कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ध्यान रखना, हमेशा कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है।
ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना ये भी कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो वहीं पे रहता है, हम डेरिवेटिव करते हैं उसके साथ लगे हुए वेरिएबल का। लेकिन अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में हो तो उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट का डेरिवेटिव। इसके बाद आगे आता है e की पावर x का डेरिवेटिव। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की x। ऐसे ही log x का डेरिवेटिव वो क्या हो जाता है? 1/x। सदा आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगी सारी चीजों को। ठीक है, और अगर कभी करना आ गया x की पावर n का डेरिवेटिव तो ध्यान रखना इसको कई जने पावर फंक्शन फिर पावर रूल भी बोल देते हैं कि पावर रूल से डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं या फिर पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो x की पावर में अगर n हो यानी कि नीचे वेरिएबल हो और ऊपर कांस्टेंट हो और आपको करना हो डेरिवेटिव तो बहुत इजी होता है। जो ये ऊपर वाला पार्ट है यानी कि जो n है ये n उधर के नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी nx की n-1। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो x की पावर 5 का डेरिवेटिव करना है, सपोज करो आपको लिखना है x की पावर 5 का डेरिवेटिव, तो 5 उधर के नीचे जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 5x की 4। ऐसे मान लो आपको इसे करना है डेरिवेटिव 3x क्यूब का। अब यहाँ पे चीज को समझना, जब करना है मुझे 3x क्यूब का डेरिवेटिव तो देखो 3 क्या है? कांस्टेंट, पर किस में? मल्टीप्लाई में। और मैंने अभी भी आपको एक बात समझाई थी कि अगर आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में हो यूं ही रहता है, यानी कि 3 हमारा कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में यूं ही रहेगा। हम डेरिवेटिव करेंगे सिर्फ x की पावर 3 का। और कैसे करेंगे? 3 उधर के नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 3 हो जाएगा 9। इसका पूरा आंसर आएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, और कोई फंक्शन रह गया? हाँ, 1/x का डेरिवेटिव। 1/x का डेरिवेटिव हमेशा होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, ये आ गया। और ये बताऊं तो रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का होता है 1/2 रूट x। तो ये हमारे पास सारे अलग तरह के फंक्शंस थे जिनका हमने डेरिवेटिव करना सीखा। या फिर एक क्वेश्चन और आता है कि a की पावर x का डेरिवेटिव। एक तो होता है x की पावर n यानी कि वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट, और एक क्या है? कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल, और आपको करना है इसका डेरिवेटिव। तो a की x का डेरिवेटिव हमेशा ऐसे होता है a की x log a। ध्यान रखना इस बात का। तो ये हमारे पास क्या थे? कुछ फॉर्मूले, वो भी किसके? डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज थी, समझा चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं। आप लोग आराम से सारे फॉर्मूले याद रखने हैं क्वेश्चन करते वक्त। अब चल रहा हूं कुछ रूल्स को समझाने की तरफ। कुछ फंक्शंस हैं जिनका डेरिवेटिव आपकी बुक में अलग अलग दिया होता है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि ये रहा, मैंने चारों लिख लिए हैं। एक तो पहले है कांस्टेंट फंक्शन। अब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है? कि जो कांस्टेंट हो, जिसके पास वेरिएबल ना हो। ठीक है, एक सिंगल x भी ना हो, y भी ना हो, z भी ना हो, उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन लिख दिया, फंक्शन क्या ही होगा फिर? वो फंक्शन मान लेता हूं मैंने, फंक्शन बराबर है 5 के। भाई क्या ही फंक्शन है, इसके पास ना x तो है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ क्या है? एक नंबर है, तो ये 5x है, इसको मैं y बोल सकता हूं। तो कई बार क्वेश्चन में क्या लिखा जाता है कि y बराबर है 5 के, फाइंड dy by dx। dy by dx निकालना है तो निकाल लो by dy by dx। डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy by dx। पता है dy by dx क्यों आया है? क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या गया है? जबरदस्ती x के रिस्पेक्ट में। ध्यान रखना कि x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव हो रहा होता है x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही y का भी 1 हो जाता अगर वो y के रिस्पेक्ट में होता, u का भी 1 हो जाता अगर वो u के रिस्पेक्ट में होता, ऐसे ही v का भी 1 होता अगर वो v के रिस्पेक्ट में होता। लेकिन यहाँ पे y है पर डेरिवेटिव हुआ है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? 1 तो हो जाएगा पर आएगा dy by dx। और 5 हमारे पास क्या है? कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? 0। अब दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है? तो अगर आपको समझाऊं, एक सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, इस बात का मतलब क्या है कि y में चेंज x की वजह से। अरे y में x कहां से चेंज कर लेगा? अब मैं x की जगह कुछ भी रख लूं, कुछ भी जो तुम्हारा मन करा वो रख लो, 2 रखो, 50 रखो, 500 रखो, 5000 रखो, आंसर तो यही आएगा 5। है ही नहीं इसके पास x, और जब इसके पास x ही नहीं है तो इसके मतलब मैं यहाँ पे x की जगह से कुछ भी रख लूं, दुनिया का कोई सा भी नंबर रख लूं, कोई सा भी इंटीजर, कोई सा भी रियल नंबर रख लूं, पर आंसर तो 5 ही आना है। इसका मतलब क्या है कि x की वजह से y में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पे? 0। तो सबको यही पता लग गया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो है कांस्टेंट फंक्शन। अब पावर फंक्शन की बात कर लेते हैं। पावर फंक्शन का मतलब क्या होता है? इसे ही बोलते हैं पावर फंक्शन। जो ये लिखवाया था ना नीचे यहाँ पे
x की पावर n का डेरिवेटिव, कि x की पावर n का डेरिवेटिव करना कभी भी आ जाए आपके सामने, तो कुछ मत करना, n उतार के नीचे ले आना और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज करो y बराबर है x की पावर 10 प्लस में 3x की पावर 9, ये ले लिया। वैसे थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर लिया, प्लस लगा लिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से आपको ये भी समझा सकता हूं मैं, और डेरिवेटिव ऑफ अ सम भी समझा सकता हूं कि अगर दो चीज सम में है तो डेरिवेटिव कैसे करोगे। अब देखो, आप जानते हो कि दोनों फंक्शन को ऐड नहीं कर सकते। अरे कोशिश मत करना, ऐड करने की, होंगे ही नहीं ऐड, क्योंकि ऐड होने के लिए पावर सेम चाहिए होती है दोनों तरफ, यानी कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी ऐड होते हैं। ऐड भी जब होते हैं और सब्ट्रैक्ट भी जब होते हैं। अब यहां पे देखते हैं, तो अब ये आ गया मेरे पास, सपोज करो, तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूं, हाँ डेरिवेटिव करना है ना हमें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सुनो, आपको करना है डेरिवेटिव इस पूरे फंक्शन का, तो जब भी दो या दो से फालतू टर्म्स प्लस या माइनस में लगा रखी हो, तो आपको सबका डेरिवेटिव अलग अलग करना होता है। यानी कि मैं इसका डेरिवेटिव भी करूंगा अलग से और इसका भी करूंगा अलग से। तो अगर मान लो आपको x की पावर n का डेरिवेटिव करना ही है, तो कैसे करोगे, 10 उतर के नीचे आ जाएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले से, और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर आ गया 9। ऐसे ही यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, वो भी मल्टीप्लाई में होकर रहेगा, और x की पावर 9 से 9 उतर के नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर 8, ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास 10x की पावर 9 और 9 × 27 x की पावर 8, सॉरी, ठीक है। और ये बात समझाई थी मैंने कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, यूं का यूं रहता है, हमें सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है x की पावर 9 का। तो ये था हमारे पास आंसर। अगर मैं एक और फंक्शन लिखने की कोशिश करूं, तो एक और लिख लेते हैं भाई, y बराबर x की पावर 6 माइनस में 5x की 4 प्लस में 3x स्क्वायर। अब मान लो आपको इसका डेरिवेटिव करना है, सिंपल है भाई, दो से फालतू चीज क्या है, एक से फालतू चीज क्या है, प्लस माइनस में अलग अलग टर्म्स हैं, मतलब एक से फालतू टर्म्स है वही प्लस माइनस में, तो मैं सबका डेरिवेटिव क्या कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। तो मैं ऐसा करने क्या भाई, तो मैंने देखा अब डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy/dx। आपको करना है मान लो x की पावर 6 का डेरिवेटिव, तो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, x की पावर n से 6 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम होगी, 6x की 5, खत्म डिफरेंशिएशन। ऐसे मान लो 5x की 4 है, 5x की 4 से 4 तक नीचे आ गया, 5 × 20, ऊपर एक पावर कम हो गई, 20x³। ऐसे यहाँ पे 3x² से 2 तक नीचे आ गया, यहाँ पे हो गया 6x, आ गया आंसर। बताओ कहां दिक्कत है, हो गया डिफरेंशिएशन। तो ये था हमारे पास टुच्चा सा पावर फंक्शन। तो अब बढ़ते हैं आगे लीनियर फंक्शन की तरफ। तो आप लोगों ने काफी बचपन में पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, 7th 8th में पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल पढ़ा होगा आपने, उसके अलग टाइप्स होते हैं लीनियर, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर क्या होता है, जहां पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर एक फंक्शन के अंदर वो 1 होनी चाहिए। तो जैसे मैं कुछ लीनियर फंक्शन लिखता हूं, y बराबर 6x प्लस में 8, यानी कि जो इस फॉर्म में होते हैं ax प्लस b की फॉर्म में, इन्हें बोलते हैं लीनियर फंक्शन। और अगर दो वेरिएबल है, फिलहाल तो मैं सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वन वेरिएबल के ऊपर बात चल रही है। अगर दो वेरिएबल हो तो फॉर्म ये होती है ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, और जहां पे a कभी भी 0 नहीं हो सकता। कई बच्चे पूछेंगे भैया a 0 क्यों नहीं सकता, अरे मेरे भाई अगर a 0 हो गया तो 0 गुणा में x, खत्म ही ना हो जाएगा, ये फिर वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, जो वन वेरिएबल है वो खत्म ही हो गया, फिर कहां से बनाइए, फिर कांस्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसलिए हम एक ही जगह 0 नहीं रख सकते, बाकी अब तुम्हारा मन करे a और b से कुछ भी रख लो, बस एक ही जगह 0 मत रखना। तो मान लो आपको इसका डेरिवेटिव करना है, बच्चा बच्चा कर देगा इसका डेरिवेटिव। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy/dx। अब यहाँ पे क्या है 6x प्लस 8, आपको करना है इसका डेरिवेटिव। तो सिंपल सी बात है, मैंने देखा 6x का क्या हो जाएगा 6, अरे भाई 6 क्या है कांस्टेंट, और वो भी किसमें, मल्टीप्लाई में, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यूं क्या रहता है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 6 × 1 कितना हो गया 6, और 8 भी क्या है कांस्टेंट, पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। क्योंकि मैंने अभी अभी एक बात समझाई थी कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो यूं का रहेगा, पर प्लस माइनस होते क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसके पास वेरिएबल नहीं है 0 हो जाएगा ये। तो आंसर क्या होगा dy/dx का 6। एक और क्वेश्चन ले लो, ये समझ नहीं आया तो y बराबर, ठीक है 8x माइनस में 10, ये क्वेश्चन ले लिया भाई मैंने। अब कर दूंगा इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
तो y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy बाई dx, 8x का 8, 10x का 10, 50x का 50, 100x का 100, 500x का 500। अरे भाई 8 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में कोई रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 8 इंटू में 1 80 हो जाएगा वो, और 10 क्या है प्लस माइनस में कांस्टेंट है, 0 हो गया डेरिवेटिव, 8 हमारा आंसर आएगा, सवाल खत्म हो गया भाई dy बाई dx। अब डेरिवेटिव ऑफ अ सम समझा ही चुका हूं, ये रहा समझा रखा कि अगर दो या दो से फालतू टर्म सम में हो चाहे वो माइनस में हो, यानी कि एडिशन में हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन में हो, करते कैसे डेरिवेटिव सबका अलग कर देंगे, इसका अलग से कर दिया, 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 या भी देखो इसका अलग से किया, इसका अलग से किया, इसका अलग से किया, यूं करते हैं। जब दो या दो से फालतू टर्म प्लस में हो या माइनस में हो तब उनका डेरिवेटिव करना, तो ऐसे करते हैं। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डेरिवेटिव करने के लिए में कौन कौन से रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं। तो लास्ट वीडियो हमने डेरिवेटिव के ऊपर थोड़ी सी बात करी थी, जहां पे हमने उसके फॉर्मूले भी देखे, साथ साथ कुछ फंक्शंस का डेरिवेटिव करना भी सीखा, ठीक है। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे ऐसे रूल्स को जो डेरिवेटिव करने से पहले अप्लाई करते हैं, फिर डेरिवेटिव करने के लिए अप्लाई करते हैं, तो जिनके लिए हमें मात्र गिनती के 3 रूल्स पढ़ने हैं। जिनमें से पहला रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल। तो चलो फिर पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो समझते हैं क्या होता है प्रोडक्ट रूल। एक सिंपल सी बात है, मैथ्स में प्रोडक्ट का मतलब किस चीज से होता है, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई से। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गई और हमें करना पड़ गया उसका डेरिवेटिव, तो हम कैसे करेंगे उसका डेरिवेटिव। कई बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा, तो चलो मैं उसी का आंसर देने आया हूं, यानी कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सपोज करो एक फंक्शन है फर्स्ट, एक फंक्शन है सेकंड, दोनों है बेचारे मल्टीप्लाई में, हमें करना है दोनों का डिफरेंशिएशन। तो हुआ कैसे, तो एक सिंपल सा रूल अप्लाई करना होता है। वो क्या है कि अगर दोनों का डेरिवेटिव करना है तो पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। ये सिंपल सा रूल लगा दो, आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। चलो मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को, है ना, मजा आएगा, करके देखता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल, बिना एग्जांपल के समझ ही कहां था बच्चों को आजकल की, x log x, और आपको करना है इसका डेरिवेटिव। तो कैसे करोगे, सोचो, थोड़ा सा सोचो। दो चीज मल्टीप्लाई में है तो क्या यूज करूंगा मैं, प्रोडक्ट रूल। और कैसे लगाऊंगा, बहुत ही सिंपल है कि भाई इसका डेरिवेटिव करना है तो पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव करूंगा, अभी किया नहीं है, दूसरे वाला u का u, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव करूंगा, मतलब करना है, और पहले वाला u का u। x का डेरिवेटिव सब जानते हैं 1 होता है, पिछली वीडियो में बात करा था मैंने, है ना। तो इसलिए कहता हूं कि वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में फॉर्मूले पहले ही सिखा दिए थे, है ना। अब जो बंदे होंगे इस वीडियो पर कूद गए होंगे कि भैया रूल सिखा दो, तो उन्हें पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद है तो आराम से आके पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आई टैब पे लगा दूंगा। तो अब x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 log x, u का u, बीच में प्लस, फिर मैं करूंगा log x का डेरिवेटिव जो कितना होगा 1/x, और x u का u, ये आ गया। अब इस x से x कट गया, क्या आंसर आ गया, log x प्लस में 1। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, है ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसी के साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव। और अब मैं हर एक वीडियो के लिंक उसमें, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में इंस्टा का लिंक भी डाल दूंगा, तो आपको कोई भी डाउट हो वहां पे पूछ सकते हैं मुझसे। आई बस समझ में, कुछ सेंड करना हो, क्वेश्चन सेंड करने हो, वहां पे सेंड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं जल्द ही डाल दूंगा, ठीक है, किसके लिंक, उसमें चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा log x प्लस 1 डेरिवेटिव हो गया प्रोडक्ट रूल से। अब समझते हैं अपने अगले रूल को, जिसका नाम क्या है, क्वोशिएंट रूल। कोई क्वोशिएंट रूल नहीं पता होगा, कोई नहीं, आज पता लग जाएगा। अब आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था ना बचपन में, ये क्वोशिएंट कब आता है, जब किसी चीज को किसी से डिवाइड करते हैं, यानी कि इससे आप ये समझ गए कि क्वोशिएंट रूल पता है कब लगेगा, जब दो फंक्शन क्या हो, डिवाइड में हो, ठीक है। तो अगर दो चीज डिवाइड में हम क्या लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल, और उसके क्या कर देंगे, उसका डिफरेंशिएशन। अब बातें कैसे कर लगाते हैं भाई क्वोशिएंट रूल, तो बहुत इजी है। नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो नीचे वाले कर दो आंख मीच के स्क्वायर कर दिया, सेकंड वाले का स्क्वायर। अब ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं,
बीच में माइनस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव, पहले वाला यूं का यूं। इसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल। अब मैं फंक्शन ले लेता हूं। मान लो मैंने फंक्शन ले लिया यहाँ पे क्या लो फंक्शन, चलो एक्स ई की एक्स ले लेता हूं, एक्स ई की एक्स, ये फंक्शन ले लिया सपोज करो। अब दो चीज डिवाइड में है और हम जानते हैं जब तक दो चीज डिवाइड में रहेंगी हम बिना क्वेश्चन रूल के डेरिवेटिव नहीं कर सकते, है ना। तो क्वेश्चन रूल तो लगाना पड़ेगा। वो लगता है कैसे है, बहुत इजी है। डेरिवेटिव करना है ना आपको इसका, तो नीचे वाले कर दो आंख बंद करके स्क्वायर, यानी कि ई की एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव करूंगा, अभी किया नहीं है, ई की एक्स यूं का यूं, बीच में माइनस, फिर ई की एक्स का डेरिवेटिव और x यूं का यूं। और आपको पता होना चाहिए, अभी बताया भी था मैंने कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो x का डेरिवेटिव 1, e की x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, बीच में माइनस, e की x का डेरिवेटिव होता है e की x, और ये वाला x यूं का यूं। और नीचे देखो, अब ये देखो ये आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, जब भी पावर के ऊपर पावर हो ना तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जिनको नहीं पता प्रॉपर्टी आपने काफी बचपन में पढ़ी थी, हो सकता आप लोग भूल गए हो, वैसे भूलने वाली बात तो थी नहीं है। अगर a की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो पावर की पावर से क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा a की पावर mn, ये आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, बस अब सोल्व कर दो, ये आ गया e की x माइनस में x e की x और नीचे e की पावर 2x, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। जिनको थोड़ा बहुत वो सिंप्लीफाई करना हो, एक एक्स कॉमन ले लेना, ऊपर से काटना हो तो काट लेना इससे, ठीक है, वरना ठीक है। यहां तक भी आगे बढ़ते हैं अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं और देखता हूं अब यहाँ पे, वो क्या कि मान लो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया यहाँ पे रूट एक्स अपॉन लॉग एक्स, आपको करना है इसका डेरिवेटिव। फिर से भाई दो चीज डिवाइड में है और आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो डेरिवेटिव करना है इसका। तो सबसे पहले क्या करोगे, अब डिवाइड में दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल। और वो कैसे लगता है, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो पहले तो करो भाई नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर। अब पहले वाले का डेरिवेटिव यानी कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, तो रूट एक्स से क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स मल्टीप्लाई में दूसरे वाला यानी कि log x यूं का यूं, बीच में माइनस। अब मैं करूंगा नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी कि log x का डेरिवेटिव, वो कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है, मल्टीप्लाई में यो वाला ऊपर वाला रूट एक्स यूं का यू, ये हो गया। अब मैं कर दूंगा यहाँ पे पूरा सोल्व, इसे सोल्व थोड़ा बहुत सिंपलीफाई करना तो कर लो भाई, सिंपलीफाई समझ में आ गया ना। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स और ये यूं का यूं, फिर इसका कर दिया log x का 1/x होता है, रूट एक्स यूं का यूं। अब सोल्व करना है, सोल्व कर लो, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स है, यहाँ पे तो हो जाएगा ऊपर log x अपॉन में 2 रूट एक्स, ये आ गया माइनस में, देखो यहाँ पे कट रहा है, रूट एक्स से x कट रहा है। बात है कैसे, अरे मेरे भाई मैं x को लिख नहीं सकता रूट एक्स मल्टीप्लाई में रूट एक्स, अब भी तो ये x ही है, क्योंकि देखो रूट का मतलब क्या होता है, पावर आधी, बेस सेम पावर ऐड, आधा आधा क्या हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा, इससे एक कट गया, यहाँ पे क्या रह गया 1 अपॉन में रूट एक्स और नीचे क्या है log x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे नीचे 2 चाहिए था इसके नीचे, ताकि मैं एलसीएम ले सकूं, वरना फिर आप एलसीएम लोगे वही बात पड़ जाएगी भाई, क्योंकि एलसीएम लेना जब पॉसिबल होता है, मतलब ऐड या माइनस करना जब पॉसिबल होता है जब नीचे का जो बेस है वो क्या हो, सेम हो, जो डिनोमिनेटर वो क्या हो, सेम हो। सेम करना है तो मैं अगर 2 रूट एक्स बनाना था, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया मेरा log x माइनस 2, नीचे आ गया 2 रूट एक्स और इस पूरे के अपॉन में क्या है log x का होल स्क्वायर। अब इसकी से गुणा कर दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, log x माइनस 2 अपॉन में 2 रूट एक्स log x का होल स्क्वायर। अब ये सवाल आ गया, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हमारे पास 2 रूल तो खत्म हो गए, पहला प्रोडक्ट रूल, दूसरा क्वोशिएंट रूल। उम्मीद है समझ में आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। अब बात करेंगे तीसरे और सबसे थर्ड यानी कि इंपॉर्टेंट रूल की, जिसका नाम है चेन रूल। उससे पहले जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से, फिर हम बात करेंगे चेन रूल के ऊपर। तब तक मैं अपना प्लॉट भी खाली कर लूंगा ना करवाने के लिए। अब जो उतारना वो उतार लो। चलो अब समझते हैं इस वीडियो का आखिरी रूल यानी कि चेन रूल। तो चेन रूल समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट भी है। अब बात है इस चेन रूल का मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं। जब भी डेरिवेटिव ऐसे करना हो, जब फंक्शन के अंदर क्या आ जाए, फंक्शन आ जाए,
तब हम चेन रूल को यूज करते हैं। अब एक इजी सा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिख दिया log 2x, आपको करना है इसका डेरिवेटिव log 2x का। अब मैंने देखा यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन है लीनियर जिसे हम बोलते थे, ये और एक है log का फंक्शन। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो उसको सोल्व करने के लिए क्या आया हमारे पास, चेन रूल। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज देखी कि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, पर दिक्कत है यहाँ पे तो x है नहीं ना भाई, तो मैं क्या करूंगा, मन ही मन में यहाँ पे इसे x मान लूंगा, क्योंकि अगर x होता तो मैं क्या कर देता, लो x का डेरिवेटिव 1/x, सिंपल। तो मैंने किया, मैंने यहाँ पे फटाफट गया पे x मान लिया मैंने अपनी मर्जी से, तो क्या हो जाएगा लो x का 1/x, और x की जगह वही आएगा जिसे आपने x मान रखा है। आपने किसे माना था x, 2x को, यहाँ पे आ गया 2x मल्टीप्लाई में। अब मैंने इसे x मानना था थोड़ी, एक बार बताओ मैं किसी को भी x मान लूं वो x थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है, तो मैंने इसे x मानना था थोड़ी। अब मल्टीप्लाई में करेंगे हम इसका डेरिवेटिव अलग से, यानी कि अब होगा 2x का डेरिवेटिव, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, पता है ना भाई, 2 कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई में यूं का यूं, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया 2, उस 2 से 2 कट गया, x आंसर आ गया 1/x, हमारे पास आंसर आ चुका है डेरिवेटिव का, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे e की पावर में √x, चलो ये क्वेश्चन लिख लिया मैंने थोड़ा सा, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन को और मुश्किल करूंगा मैं, ठीक है। पहले यहाँ पे देखो, क्योंकि चेन रूल समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रूल है, पूरे डिफरेंशिएशन की बैकबोन है। जब डेरिवेटिव करोगे ना बड़े लेवल पे, तो इसका यूज भर भर के होता है। अब मान लो e की पावर √x है, अब आपको करना है इसका डेरिवेटिव। फिर से वही बात की, अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, पर दिक्कत है यहाँ पे x तो है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, फिर मैं करूंगा इसे मन ही मन में x मान लूंगा, तो क्या हो जाएगा e की x का e की x, और x की जगह है √x, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, मन ही मन में इसे x मान लिया, तो क्या हो जाएगा e की x का e की x मल्टीप्लाई में। अब इसे x मानना था थोड़ी, मैंने इसे, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता e की x का e की x, तो इसलिए मैंने इसे x मान लिया, e की x का क्या होगा e की x की जगह वही आएगा जिसे x मान रखा है। अब इसे x मानना था थोड़ी, √x का डेरिवेटिव करूंगा मैं अलग से मल्टीप्लाई में, यानी कि √x का क्या हो जाएगा 1/2 √x, तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर e√x अपॉन में 2 √x। अब और भी क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और बनाता हूं मैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या बनाऊं, क्वेश्चन √log 2x, ये क्वेश्चन आ गया। देखो हमने पहले किया था सोल्व 2x को, अब मैंने बना दिया log 2x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना आ गया, मान लो सपोज करो हमारे पास करने के लिए। अब बात है इस क्वेश्चन कैसे करोगे डेरिवेटिव, फिर से वही बात, तो मैंने देखा कि मुझे करना आता है √x का डेरिवेटिव, है ना, √x का डेरिवेटिव, और क्या होता है √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, पर दिक्कत है यहाँ पे तो भैया x है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मन ही मन में इसे x मान लूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता √x का 1/2 √x, तो मैंने मन ही मन में इसको x मान लिया, तो अब हो जाएगा, तो जब इस पूरे x माना तो √x का क्या हो जाएगा 1/2 √x, x की जगह वही जिसे x मान रखा है, यानी कि log 2x मल्टीप्लाई में। अब इसे x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव अलग से, किसका log 2x, क्योंकि मैंने इसे x माना था, ये था नहीं x, तो बहुत बढ़िया। अब जब मैं करने क्या log 2x का डेरिवेटिव, उसके बाद तो फिर वही देखो ये वाला सेम चलेगा। अब मुझे इसे x मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब यहाँ पे x होता तो मैं डेरिवेटिव कर पाता log x का 1/x, तो मैं मानूंगा इसे x, तो क्या हो जाएगा log 2x का log x का 1/x, x की जगह वही जिसे x मान रखा है, यानी कि 2x, और मल्टीप्लाई में अब इसे भी x मानना था थोड़ी, 2x का क्या हो जाएगा 2, बहुत बढ़िया। अब कुछ कट रहा है तो काट लो भाई यहाँ पे, तो मैंने देखा इस 2 से तो एक 2 कट गया और कुछ कट नहीं रहा, ऊपर तो रह गया सिर्फ 1, नीचे आ गया 2x अंडर द रूट log 2x। तो इस क्वेश्चन से मैं समझाना चाह रहा हूं कि भाई देखो, जब तक तुम x मानते रहोगे डिफरेंशिएशन चेन रूल में चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, जब मुझे करना था √x का तो मैंने इस पूरे को x माना था log 2x को, तो √x का 1/2 √x हो गया। फिर जब मुझे करना था log 2x का तो मैंने इस 2x को x माना, तब हुआ log x का 1/x, और x ये 2x, और फिर लास्ट में हुआ 2x का 2। तो जब तक आप x मानते रहोगे डेरिवेटिव कंटिन्यूअस चलता रहेगा, और मल्टीप्लाई में क्या आता रहेगा, ठीक है, जिसको आपने x मान रखा है उसका डेरिवेटिव। जैसे x मानना बंद, डिफरेंशिएशन बंद।
अब बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड है, तो इसलिए मैं इसके और भी क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूं कि आप लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कत ना बचे इसके क्वेश्चंस में। बाकी तुम क्वेश्चन करेंगे ही। अब मैंने मान लो क्वेश्चन ले लिया, लोग रूट ई की एक्स स्क्वायर, देखते हैं क्वेश्चन कैसा जाएगा। ये आ गया क्वेश्चन, सपोज करो, ठीक है, लोग रूट ई की एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में दो तरीके हैं वैसे तो, पर फिलहाल मैं लोग की प्रॉपर्टीज की से क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, सिंपल तरीके से देखते हैं, चेन रूल समझते हैं। तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव करना है मान लो हमें, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो मैंने क्या देखा कि अगर लोग के आगे एक्स होता तो अब तक ये क्वेश्चन डेर हो चुका होता मेरे हाथ से, लोग एक्स का 1/x। तो मैंने देखा पर यहाँ पे एक्स तो है नहीं, तो बहुत बड़ी चीज है, रूट अंडर द रूट ई एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मैंने मन ही मन में इसे एक्स मान लिया, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, तो मैंने इसे एक्स मानना, और लो एक्स क्या हो गया 1/x, और एक्स की जगह अंडर द रूट ई एक्स स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जिसे एक्स मान रखा है। मल्टीप्लाई में अब इसे भी एक्स मानना था थोड़ी। अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव किसका, ई एक्स स्क्वायर का, क्योंकि इसे एक्स मानना था थोड़ी। जब मैं इसका डेरिवेटिव करने गया मुझे दिक्कत दी इसने, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स होता तब मैं कर पाता ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स, पर वहां पे तो एक्स है ही नहीं, तो मैंने क्या कर दिया, ई की एक्स स्क्वायर का ई की एक्स स्क्वायर अपनी मर्जी से, है ना, उसे एक्स मान लिया, तो ई की एक्स से क्या हो जाएगा, ई की एक्स, एक्स की जगह जिसे एक्स मान रखा है यानी कि एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में अब इसे भी एक्स मानना था थोड़ी, एक्स स्क्वायर का 2x, ये होगा डेरिवेटिव। कुछ कट रहा है तो काट लो, ना छोड़ दो। 2x इंटू 1 कितना हो गया, 2x। अब देखो यहाँ पे है अंडर द रूट ई की पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे पूरी पावर है, रूट से रूट कट गया, ऊपर क्या रह गया, अंडर द रूट ई की पावर में एक्स स्क्वायर, ये आ गया, बस खत्म सवाल। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है, हाँ कंप्लीट कर लिया। पहले हमने इसे एक्स माना, लो एक्स का 1/x हो गया। ओहो, एक मिनट, एक गलती हुई अभी इस क्वेश्चन में भी, ध्यान समझना एक बार इस क्वेश्चन को, मैं दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। लो एक्स का 1/x, फिर हमने इसे एक्स माना था ना पूरे को, फिर मुझे इसे एक्स मानना चाहिए था, इस वाले पार्ट को सिर्फ, क्योंकि अगर इस पूरे का डेरिवेटिव करना है मुझे, किसका करना है डेरिवेटिव, ध्यान से समझना, ई की पावर एक्स स्क्वायर का। फिर दिक्कत देगा ये, क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स होता तब मैं डेरिवेटिव कर पाता, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह जिसे एक्स मान रखा है ई एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में अब इसे एक्स मानना था थोड़ी, फिर मैं मानता इसे एक्स, यानी कि इसका डेरिवेटिव करता अब अलग से। और जब इसका डेरिवेटिव करने गया ई की एक्स स्क्वायर का, तो इसने दिक्कत दी कि अगर यहाँ पे एक्स होता तब मैं डेरिवेटिव कर पाता ई की एक्स का ई की एक्स, तो मैंने इसे एक्स माना, तो ई की एक्स का ई की एक्स, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में अब इसे भी लास्ट में एक्स मानना था थोड़ी, एक्स स्क्वायर का 2x। तो भाई थोड़ा ध्यान से करना, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। 2 से 2 कट गया, कहीं नाश करो। अब देखो बेस सेम पावर ऐड, तो ई की एक्स स्क्वायर, ई की एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1 में ई की एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर अगर सेम डिजिट हो ना, सेम कुछ भी हो, तो वो रूट से रूट कट जाता है, तो सेम ये आ गया। और ऊपर देखो ये बिल्कुल तैयार बैठा है कटने के लिए, ई की एक्स स्क्वायर, तो इससे कट गया, सिर्फ एक्स हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में? तो ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को करने का चेन रूल में। तो उम्मीद है आपको चेन रूल समझ में आ गया होगा। ध्यान से एक बार दोबारा समझा दो इस क्वेश्चन को। देखो log x का 1/x, फिर इसे x माना था थोड़ी, रूट वाले पूरे पार्ट का मैं करना डेरिवेटिव करना है, फिर मुझे इसे x मानना पड़ा, तो रूट x का बना रूट x हो गया, x की जगह ये आ गया। अब इसे भी x मानना था थोड़ी, जब इसे करूंगा डेरिवेटिव तो x स्क्वायर ने दिक्कत दी, फिर मैंने x स्क्वायर को सिर्फ x मान लिया, तो e की x स्क्वायर का e की x स्क्वायर हो गया। फिर लास्ट में मैंने x स्क्वायर को x माना था, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x। सारे ठीक है। इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस के ऊपर। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स में यूज कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो पहले कुछ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में 3 के ऊपर सबसे ज्यादा बात करते हैं। एक तो होता है रेवेन्यू, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है कॉस्ट, और फिर आता है हमारे पास प्रॉफिट। अब बात है ये रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। उससे पहले मैं कुछ समझाना चाहूंगा। जब मैं छोटा था ना, मुझे इन तीनों वर्ड का मतलब नहीं पता था, है ना। जैसे बड़ा हुआ, क्योंकि मैं एक बार अपनी मंडी में गया हुआ था, मैंने मंडी में क्या देखा कि ना, जो रेडी वाले नहीं होते वो सुबह आते हैं खाली पन्नी लेके, रात को पन्नी भर के पैसा ले जाते हैं। मैंने कहा भाई अमीर तो ये है, कहां सरकारी नौकरी, कहां बिजनेसमैन। सोचो खाली पन्नी लेके आया, शाम को पन्नी भर के पैसे लेके चला गया। अंधा पैसा। अगर 10 के नोट भी आ गए तब भी कम से कम नहीं तो उसमें 5-10 हजार रुपए के आसपास होंगे एक दिन का।
तो मुझे लगा कि सारा सारा पैसा उसे घर में जाएंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। खामखा लोग नौकरी करते हैं, है ना, फैक्ट्री में जाते हैं, क्यों नहीं ये सारे काम कर लेते। आई बात समझ में। फिर मैंने एक चीज समझी कि वो सारा पैसा उसका प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है, वो सारा पैसा उसका प्रॉफिट नहीं होता। वो पैसा क्या होता है, रिवेन्यू। क्योंकि रिवेन्यू का सिंपल सा मतलब ही क्या होता है कि आप जितने यूनिट सेल करके जो पैसा कमाते हो, ठीक है, वो सारा क्या होता है, रिवेन्यू होता है। कई लोग उसे प्रॉफिट में काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अपना एग्जांपल ही दूं, मान लो मैं कोचिंग सेंटर में बैठा हुआ हूं, मेरे एक बैच में मान लो 20 बच्चे बैठे हैं और एक की फीस 1000 रुपए है। बच्चे पता क्या करते हैं, 20 इंटू 1000 कर लेंगे 20,000। एक बैच से बैग आते हैं 20,000, 5 बैच है, बच्चे बैग इनकम होगी 1 लाख, ठीक है। वो खुद इनकम इमेजिन कर लेंगे, और जो कि होती भी नहीं है वो। आई बात समझ में। तो वो सारा पैसा क्या होता है, रिवेन्यू। क्योंकि बहुत सारा खर्चा भी होता है बिजनेस के अंदर, जैसे कि रेंट, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो माइनस करने पड़ते हैं। उसके बाद जाके क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। तो सिंपल सी बात है, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जब हम अपना फाइनल प्रोडक्ट सेल करते हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो, उससे कितना पैसा कलेक्ट हुआ। तो जो रेडी वाले ने कमाया था वो रिवेन्यू था। वो अगले दिन जब फिर से कुछ लेने जाएगा, जैसे कोई सेब बेच रहा है वो सेब लेने जाएगा, कोई आलू बेच रहा है वो आलू लेने जाएगा, तो उसको फिर से पैसा लगाना पड़ेगा उस नए चीजों खरीदने के लिए। तो सारा उसका पैसा नहीं है। प्रॉफिट हमारा क्या होता है, माइनस करना, मतलब हमें एक्सपेंडिचर माइनस करना पड़ता है, उसके बाद जाके हमारा प्रॉफिट बचता है। तो रिवेन्यू का मतलब क्या हुआ, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज फाइनल प्रोडक्ट, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज सेल करते हो, तो उससे पैसा मिलता है, टोटल पैसे को हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं। फिर आता है कॉस्ट। अब बात है कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट का मतलब उस चीज को बनाने में कितना खर्चा आया होगा, ठीक है। तो एक बार हम खर्चे की समझते हैं। तो इकोनॉमिक्स में खर्चे को हम डिवाइड करते हैं एक तरह से फैक्टर प्रोडक्ट के तौर पे। समझाता हूं कैसे। अब खर्चे कुछ तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास रेंट, जो हमें देना पड़ता है लैंड के बदले। एक सिंपल सी बात है, मान लो कि कोई भी बिजनेस है, वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रही है, या फिर मान लो मार्कर की कंपनी है, कुर्सी की कंपनी है, पेन की कंपनी है, तो उन्हें कहीं ना कहीं पे वो मशीन्स लगा रखी होंगी, जहां पे क्या हो सकता है, मशीन लगा रखी होगी जहां पे वो प्रोडक्शन करते होंगे। तो अगर वो मशीन किराए पे है तो उसका हमें रेंट में देना पड़ता होगा। तो जब हम लैंड लेते हैं उसके लिए क्या देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है। ये भी क्या है, बिजनेस का एक खर्चा है। अब कोई बोलेंगे भैया अगर उसके पास खुद का घर हो, तो खुद की जमीन हो, तो मेरे भाई बिजनेस के टर्म्स में हम उसे भी एक्सपेंडिचर मानते हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेस के हिसाब से जो बंदा होता है ओनर, वो अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। तो बिजनेस से फिर भी खर्चा मानती है, वैसे वो खुद की जमीन क्यों ना हो। क्योंकि अगर वो खुद की जमीन किसी और को देता तब उसे किराया मिलता ना, वो खुद यूज कर रहा है। आई बात समझ में। तो लैंड के बदले क्या देना पड़ता है, रेंट। फिर एक आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां लगता है, अब एक सिंपल सी बात है भाई, मशीन डालूंगा, किराया जाएगा, एडवर्टीजमेंट होगी, बहुत सारे खर्चे होंगे, तो उसके लिए कैपिटल भी तो चाहिए, पैसा चाहिए ना मोटा, जिसके चक्कर में लोग बिजनेस नहीं करते। तो उस कैपिटल, अब हो सकता है कैपिटल उसने मार्केट से उठाया हो, लोन लिया हो, तो उस लोन के बदले इंटरेस्ट भी जाएगा, तो वो भी एक तरह से क्या है, खर्चा। फिर आता है वेजेस। अब बात आई वेजेस क्या होता है भाई, वेजेस यानी कि दिहाड़ी, मजदूरी या फिर सैलरी। अब एक सिंपल सी बिजनेस है, बिजनेस में क्या ओनर खुद ही काम करने बैठ जाता है, वही मशीन चला देगा, ठीक है, वही सारा रॉ मटेरियल ले आएगा, वही सामान भी जोड़ेगा। कहां का बिजनेस भाई वो। तो बिजनेस है तो वो कहीं ना कहीं से एम्प्लॉइज लेके आएगा, अपने लिए काम पे लोग रखेगा। अब काम पे जब लोग रखेगा तो क्या देगा उसके बदले उन्हें, पैसा, सैलरी, वेजेस। आई बात समझ में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक और खर्चा। इसके बाद आता हमारा फाइनल खर्चा, वो क्या, वो होता है प्रॉफिट। अब सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक बिजनेस के बहुत सारे ओनर्स हैं तो समय क्या बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल खर्चा होता है। ये 4 तरह के हमारे क्या होते हैं बिजनेस के, ऑलमोस्ट इकोनॉमिक से खर्चे होते हैं। तो ये हम क्या बोलते हैं ना, कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट समझ में आ गया। और ये प्रॉफिट ज्यादा वो भी लेता है, इसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जिसने दिमाग लगाया है उस बिजनेस को चलाने के लिए, वो प्रॉफिट लेता है, ठीक है। तो रिवेन्यू माइनस में कॉस्ट हमारा क्या बचता है, प्रॉफिट होता है। तो ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसको एग्जांपल समझते हैं और इसके हम अलग टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशंस में यूज कैसे करते हैं सारे टर्म्स को, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज समझाता हूं। जैसे मान लो कि मेरी एक कंपनी है, ठीक है, वो बनाती है 10 मार्कर, ऐसे ऐसे, भाई छोटी सी कंपनी है, ठीक है। 10 गज में मैंने एक मशीन लगा रखी है, उसे मार्कर बनाता हूं, वो एक दिन में 10 मार्कर प्रोड्यूस करती है और एक मार्कर आता है 20 रुपए का। सिंपल सी बात है, अगर मैं 10 मार्कर बनाऊं और एक मार्कर होगा 20 रुपए का, ठीक है, तो कितने पैसे कमा लूंगा मैं, 20 गुना में 10, 200 रुपए बेच के मैंने कमा ली 200 रुपए। तो ये मेरी क्या हो गई, टोटल रिवेन्यू,
आई बात समझ में। लेकिन ये मेरा प्रॉफिट थोड़ी ना है, ये क्या है, जितना पैसा आया। अब जो मैंने मार्कर बनाया होगा इसके ऊपर खर्चा भी तो आया होगा, मशीन लगाई मैंने, उस मशीन का फ्यूल लगाया, प्लास्टिक यूज किया, इंक लगाई, उस पर खर्चा भी तो आया होगा। खर्चा क्या आया, मान लो सपोज करो एक मार्कर बनाने पे खर्चा आ रहा है 15 रुपए का, मैं 10 मार्कर बना रहा हूं 150 रुपए का खर्चा ही हो गया, तो ये होगी मेरी कॉस्ट। तो ये हुआ टोटल रिवेन्यू, ये हुआ मेरा कॉस्ट। अब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है, कितना, एक मार्केट बचा रहा है मेरे से 5 रुपए, क्योंकि 20 रुपए में बनाने में 20 रुपए बेच रहा हूं और 15 रुपए खर्चा रहा है बनाने में एक मार्कर को, तो बचे कितने एक मार्कर में, सिर्फ 5 रुपए, यानी कि 5 गुना में 10, 50 रुपए मेरे पास क्या हो गए, बच गए। तो ये होगी हमारे पास 3 टर्म्स को समझने की कोशिश की, रिवेन्यू, फिर कॉस्ट, और फिर हमने क्या समझा, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं था कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है। रिवेन्यू कितना पैसा आया, कॉस्ट कितना पैसा लगा उसको बनाने में, प्रॉफिट कितना बचा मेरे पास सारे खर्चे निकालने के बाद। ठीक है, तो अब हमने ये तीन टर्म्स को समझ ली। इसके अलावा इसके अंदर कुछ चीजें और होती हैं, जैसे कि रिवेन्यू को यहां पे हम 3 चीजों में पढ़ते हैं। जैसे मैं ऊपर अभी ये रिवेन्यू है, मान लो रिवेन्यू में 3 होते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। एक तो होता है टीआर, जिसको हम बोलते हैं टोटल रिवेन्यू, कितना पैसा आया। जो ये रिवेन्यू था, एक टोटल रिवेन्यू था, ठीक है, तो कितना रिवेन्यू आया, मतलब टोटल में कितना पैसा आ रहा है। फिर हमारे पास आता है, एक होता है एआर। एआर को हम बोलते हैं एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी कि एक यूनिट सेल करने पे कितना पैसा मिल रहा है। जो ये 10 रुपए था ना, वो 20 रुपए, ये मेरा एवरेज रेवेन्यू था कि अगर मैं एक मार्कर बेचूं तो मेरे को सिर्फ कितने मिलेंगे, 20 रुपए मिलेंगे, एवरेज रेवेन्यू। फिर एक आता है एमआर। एमआर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, और इसी को निकालने के लिए हम डेरिवेटिव यूज करते हैं। अब आते हैं इस मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि अगर मैं एडिशनल यूनिट सेल करूं तो मेरे पास कितना पैसा आएगा। जैसे मान लो कि मैंने बेचे 20 मार्कर 10 के हिसाब से 200 रुपए आया, लेकिन जब मैं 10 मार्कर बेचे जब 20 के हिसाब से तो 200 रुपए आया। अब मैं 11 मार्कर बेच रहा हूं, मेरे पास आया अमीर आदमी, एक भाई साहब पूरी पगड़ी वगड़ी पहन के, तलवार तुरवूर, मतलब इस जमाने बंदूक लेके आया था, सिक्योरिटी बाउंसर से लेके आया था अपने, कह रहा मेरे को आज खेलना मार्कर से, घर जाके कैलकुलेशन करके दिखाऊं अपने बच्चों को, ठीक है, मुझे मार्कर चाहिए, आप मुझे ये बताओ कि मार्कर कितने का है। मैंने कहा 20 रुपए का। मैं बोला अरे टूची मुची बात मत करो, जितने पैसे लेने उतने पैसे ले लो, मैं इतनी चीजें नहीं लेता, मेरे को महंगी चीजें पसंद है, ठीक है। तो मैंने बोला भाई फिर आप ये मार्कर के 500 रुपए दे दो। भाई कह रहा ये भी सस्ता है मेरे लिए, आप तो 1000 बोलो तो मैं 1000 भी दे दूंगा इसी मार्कर के। मैंने कहा बड़ी ऊंची चीज है यार, पागल है, 20 रुपए चीज के 1000 रुपए दे रहा है, ठीक है। मैं तो खुश हो गया, चल बढ़िया है भाई, 10 मार्कर बेचे 200 रुपए आए, मैंने 11 मार्कर बेच दिया, सीधा 1000 रुपए भाई घर में ले गया है, ठीक है। तो मुझे मिले कितने, 1000 रुपए। तो अब मेरा रेवेन्यू कितना हो गया, अब मेरा रेवेन्यू हो गया 1200। अब मेरा रेवेन्यू कितना हो गया, 1200, कि मुझे 1200 रुपए मिल रहे हैं अब, है ना। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 1200 रुपए कैसे मिले, 200 रुपए पहले मिल गए थे 20 मार्कर बेच के। सोचो मैंने एक मार्कर ऐसा बेचा और 10 मार्कर बेच के और एक मार्कर ऐसा बेच दिया जिसकी वजह से मेरी रेवेन्यू तो 1200 हो गया, क्योंकि वो बंदा 1000 रुपए मार्कर ले गया। इसको हम बोलते हैं एडिशनल रेवेन्यू, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू। एक एडिशनल यूनिट सेल करने के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। ये तो मैंने मजाक में बोला था कि 1000 रुपए का मिलेगा। कई बार चीजें का रेट कम भी हो जाता है, जैसे कि अगर मैं पेरिशेबल गुड्स की बात करूं, कुछ होते हैं ना तो एक दिन चलते हैं बाद में खराब हो जाते हैं, जैसे मान लो कि सेब हो गए, संतरे हो गए, इन सब क्या है कि कई बार जो ना प्रोड्यूसर होता है, फिर जो सेलर होता है या फिर जो ट्रेडर होता है, उसको लॉस में बेचना पड़ता है। जैसे खराब हो गए तब लोग उसे लेंगे नहीं। तो जैसे मान लो किसी ने, मान लो अगर मैं ही हूं, मैं रेडी लगाई है, मैंने केले लिए 50 रुपए दर्जन, अब वो बिके ही नहीं शाम तक, वो खराब होने लग गए, तो मुझे उनका रेट गिरा के उन्हें बेचना पड़ेगा और फिर से मुझे क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो हर बार जरूरी नहीं है प्रॉफिट ही हो, कई बार लॉस भी हो जाता है, ठीक है, ऐसे गुड्स के केस में। तो समझ में आ गया। तो उम्मीद है तीनों टर्म समझ में आ गए होंगे कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू पर यूनिट, और मार्जिनल क्या होता है, हर एक एडिशनल यूनिट सेल करने पे कितना पैसा एडिशनल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एडिशनल यूनिट सेल करने के बाद मुझे मिला था 1000 रुपए एक्स्ट्रा, क्योंकि एक मोटी बुद्धि का बंदा मेरे पास आया था जो मुझे 20 रुपए की चीज के 1000 रुपए दे गया था, है ना। चलो फिर यहां तक पढ़ लिया हमने। तो अब तीनों टर्म्स में समझा दिया है कि टोटल रेवेन्यू निकालना है तो कुछ मत करो, प्राइस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज निकालना है तो टोटल को क्वांटिटी, मतलब अगर एवरेज निकालना है तो टीआर को क्यू से डिवाइड कर दो, ठीक है। और अगर मार्जिन निकालना है तो डेरिवेटिव कर दो, जो भी टोटल रेवेन्यू का फंक्शन है उससे क्या आ जाएगा, मार्जिनल आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो रेवेन्यू की बात थी। टोटल कॉस्ट के लिए यही 3 पार्ट होते हैं, टोटल कॉस्ट, फिर एवरेज कॉस्ट,
यानी कि कॉस्ट पर यूनिट, और फिर आता है मार्जिनल कॉस्ट कि हर एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पे कितना खर्चा आ रहा है। ऐसे ही प्रॉफिट भी तीन तरह के होते हैं, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट पर यूनिट, और मार्जिनल प्रॉफिट। जो कि प्रॉफिट कभी कभी बढ़ भी जाता है, कभी कभी घट भी जाता है, और कभी कभी नहीं भी आता है, ब्रेक इवन में बेचना पड़ता है। ब्रेक इवन को बोलते हैं जब ना प्रॉफिट हो ना जब लॉस हो। अब आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद है एप्लीकेशंस का मैंने बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई डाउट कोई रह जाए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखते हैं इन दो क्वेश्चंस को। सपोज अ शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन, एक शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट फंक्शन यानी कि हमें दे रखा है टीसी। वो गिवन क्या है, सी बराबर है 2q का क्यूब माइनस में 2q का स्क्वायर प्लस में 20q प्लस में 125, ये हमारे पास। और जहां पे q हमारी क्या है, क्वांटिटी की क्वांटिटी ऐसे, ये मेरे पास कॉस्ट का फंक्शन दे रखा है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। जब भी आपके पास किसी भी उसका टर्म्स का, चाहे रिवेन्यू उसका टोटल आपके पास फंक्शन, टोटल का फंक्शन मौजूद हो, यानी कि टोटल रिवेन्यू का फंक्शन मौजूद हो, टोटल कॉस्ट का फंक्शन मौजूद हो, चाहे टोटल प्रॉफिट का फंक्शन मौजूद हो, उसका आप डेरिवेटिव कर दो, मार्जिनल प्रॉफिट, मार्जिनल रिवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट आपको मिल जाएगा। तो टोटल को, ये हमारे पास है टोटल कॉस्ट का फंक्शन, आप इसका डेरिवेटिव कर दो, आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, डेरिवेटिव करेंगे क्यू के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कॉस्ट में चेंज आता है क्वांटिटी की वजह से। जैसे एक सिंपल सी बात है, अगर मैं क्वांटिटी ज्यादा बनाऊं तो खर्चा भी ज्यादा आएगा, और क्वांटिटी कम बनाऊं खर्चा भी कम आएगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो कॉस्ट का डेरिवेटिव 1 तो हो जाएगा, अपॉन में क्या यहाँ पे आएगा डीसी अपॉन डी क्यू। क्यों? क्योंकि सी का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है क्यू के रिस्पेक्ट में। अब ये है 2q क्यूब। अब 2 क्या है, कांस्टेंट, वही मल्टीप्लाई में, तो वही रहेगा क्यूब, इसका कर देंगे हम डेरिवेटिव क्यूब का सॉरी 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 3q स्क्वायर, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो डेरिवेटिव में यूं का यूं रहता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और खासकर जिन्हें डिफरेंशिएशन कंसेप्ट ना सीखे हो ना भाई, वो क्वेश्चन तो मत ही देखना, फिर पहले जाकर अपने डेरिवेटिव के कंसेप्ट क्लियर कर लेना, वरना क्वेश्चन सारे ऊपर से जाएंगे, ठीक है। और मैं हमेशा बात बोलता हूं कि वीडियो को सीरीज वाइज देखा करो किसी भी प्लेलिस्ट के अंदर, ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी टॉपिक में दिक्कत ना बचे। अब 2q स्क्वायर है, अब इस q स्क्वायर से 2 उतर के नीचे आएगा, जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव किया जाता है, जिनको याद नहीं है याद दिला देता हूं, x की पावर n के डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, तो 2q स्क्वायर से q स्क्वायर से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, सिर्फ q की पावर 1। ऐसे ही 20 q क्या हो जाएगा, सिर्फ 20, क्योंकि देखो 20 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में इक्वल रहेगा, u का क्या, q का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा डेरिवेटिव, तो 1 हो गया, यहाँ पे 20 आ गया। अब जब मैं सोल्व करूंगा यहाँ पे, तो 2 3 जा 6q स्क्वायर, 2 2 जा 4q प्लस में 20, ये तो आ गया हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट। आप आराम से आप ऐसे लिख सकते हो mc, मार्जिनल कॉस्ट आ चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं एवरेज कॉस्ट फंक्शन की। अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है तो एवरेज निकालना बहुत इजी होता है, आप किसी भी कॉस्ट का ना उसको उसी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। अब क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, देखो ये टोटल कॉस्ट तो ये रहा हमारे पास, कि टीसी है इस क्वेश्चन में 2q क्यूब और माइनस में 2q स्क्वायर और 20q और प्लस में 125, इसको पूरे को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। अब q से डिवाइड कैसे करोगे, इसे यूनिट के डिवाइड करने बैठ के सेपरेट कर दो, इस q को सबके पॉइंट में लिख दो, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी। जब इसके पास लेके जाऊंगा एक पावर से एक पावर कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या रह जाएगा 2q स्क्वायर। जब इसके पास लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, एक पावर से एक पावर कटेगी, यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ 2q। जब इसके पास ले जाऊंगा सिर्फ क्या बचेगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा 125 बटे में q, यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा खत्म, क्योंकि इसके पास q नहीं था। तो ये हो गया हमारे पास एवरेज कॉस्ट का फंक्शन। तो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है, टोटल कॉस्ट भी निकाल लिया हमने, एवरेज कॉस्ट भी निकाल लिया। अब मैं बात करूं दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है, जहां पे आप लोगों को एक फॉर्मूला समझने का भी मौका मिलेगा। उसने बोला है गिवन अ कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन है, कंजप्शन फंक्शन क्या होती है, जो हम कंज्यूम करते हैं उसका फंक्शन दे रखा है। अब फाइंड एमपीसी एंड एमपीएस, एमपीसी और एमपीएस निकालना है। देखो एमपीसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, और एक होता है एमपीएस, वो होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। आपको एमपीसी निकालना है, तो देखो कंजप्शन है,
इसका मतलब क्या होता है कि आप इनकम के हिसाब से कंजप्शन किस रेट से बढ़ रही है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं कि ये होता है डीसी अपॉन डीवाई, यानी कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं किसका, कंजप्शन फंक्शन का, 100 प्लस में 0.5 वाई, आई बात समझ में। तो ये मान लो मेरे पास कंजप्शन फंक्शन है, एक सिंपल सी बात है, जिसकी जितनी इनकम मतलब जो जितना कमाएगा उतना ही उड़ाएगा। तो भाई जब ज्यादा पैसा आएगा तो ज्यादा उड़ाऊंगा, कम पैसा आया कम उड़ाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इनकम के हिसाब से हमारी कंजप्शन चेंज होती रहती है। अब मान लो मेरी पॉकेट में दिन के 100 रुपए है, नहीं वो तो ज्यादा बोल दी, मेरी इतनी भी नहीं है, हाँ ठीक है, दिन के 100 रुपए है, ठीक है। और मान लो मैं उसमें से 50 रुपए खा गया, तो 50 रुपए उड़ा दिए मैंने, 50 रुपए बचा लिए। अब जब मेरी इनकम हो जाएगी 200 रुपए, मतलब घर वाले खुश हो गए मेरे से, कह रहे जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, 200 रुपए दे दिए मुझे। अब उसमें से मैं हो सकता है 100 रुपए खर्च कर दूं, 150 खर्च कर दूं, तो जितना कमाऊंगा उतना उड़ाऊंगा और कुछ बचाऊंगा, है ना। तो सिंपल सी बात है। तो सी का फॉर्मूला क्या आया, सी बराबर आया 100 प्लस में 0.5 वाई, ये आ गया मेरे पास। तो सिंपल सी बात है, तो मैं क्या बोल सकता हूं मैं, क्या गया कंजप्शन का फंक्शन। अब मुझे निकालना है एमपीसी, तो मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक बात और ध्यान रखना, वाई यहां पे क्या है, इनकम है हमारी। तो एमपीसी का मतलब भी यही होता है, एमपीसी को मैं बोल सकता हूं क्या, डीसी अपॉन में डीवाई, मतलब में इसका मतलब क्या होगा, चेंज इन कंजप्शन ड्यू टू चेंज इन इनकम। कंजप्शन में किस रेट से चेंज आ रहा है, जब इनकम में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो बस डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, तो सी का 1 तो हो जाएगा इंटू में डीसी अपॉन डीवाई, और जीरो डेरिवेटिव क्या होने पता होगा, ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि सी का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है वाई के रिस्पेक्ट में। 100 का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 0.5 वाई का 0.5 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया है एमपीसी। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी होता है क्या, कि एमपीसी प्लस में एमपीएस, एमपीसी प्लस में एमपीएस बराबर होता है 1 के। बताइए ऐसे कैसे होता है, अरे सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, इनकम को 2 ही पार्ट में डिवाइड करूंगा, या तो उड़ाऊंगा यानी क्या, तो कंज्यूम कर लूंगा, या बचाऊंगा। और भी कुछ करते हो क्या भाई, मेरे पास मान लो 100 रुपए पॉकेट मनी है मेरी, 50 रुपए खा दो, तो बाकी पैसे क्या करूंगा, दान में दूंगा, बचाऊंगा ही तो वो, तो या तो कमाऊंगा या बचाऊंगा, और दान में देंगे तो खर्चे में आएगा फिर वो, आई बात समझ में। तो इनकम के 2 ही पार्ट होते हैं, तो कंजप्शन या सेविंग। तो इसलिए एमपीसी प्लस में एमपीएस बराबर आता है 1 के। अब एमपीसी का मतलब क्या है, एमपीसी में निकालिया 0.5, आपको निकालना है एमपीएस, तो बहुत इजी है। अब तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना कि एमपीसी प्लस में एमपीएस का सम 1 के बराबर होता है, 0.5 वहां से माइनस का हो जाएगा, एमपीएस बराबर आ जाएगा हमारा 1 माइनस में 0.5, जो बराबर आ चुका है 0.5 के। मेरा शायद वीडियो लंबी होगी है काफी, बहुत है इस वीडियो में इतना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने एमपीसी और एमपीएस निकालना सीखा, फर्स्ट क्वेश्चन हमने एप्लीकेशंस के बाद टोटल रेवेन्यू से मार्जिन कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो समझा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही एप्लीकेशंस के और अलग अलग कंसेप्ट्स के ऊपर और अलग अलग सवालों के ऊपर, ठीक है। अब जिसको जो उतारना है, जो स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं बोर्ड के सामने से, जिसको जो फोटो खींच लेना, मेरी नहीं भाई, बोर्ड की, हाँ वो काम आएगा पेपर में, ठीक है। यहाँ जहां पे आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर, और साथ साथ हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, और इसकी शुरुआत हम करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या है, गिवन द डिमांड फंक्शन Q माइनस 5P प्लस में 100, फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक यहां से ये बात समझते हैं पहले कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। हम सभी बात जानते हैं कि प्राइस का डिमांड से काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है। वो क्या, कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाती है, और अगर प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, मेरी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, क्योंकि इनकम वही सेम है, प्राइस बढ़ गए हैं तो मैं कम चीज खरीद पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस कम हो गए तो मेरी परचेसिंग पावर सेम इनकम में बढ़ जाएगी, जिसके वजह से मैं डिमांड ज्यादा करूंगा। आई बात समझ में। तो इसी हमने यहां से क्या सीखा कि प्राइस और डिमांड में काफी एक इंपॉर्टेंट क्या होती है, रिलेशनशिप होती है, और वो किस रेट से अफेक्ट करता है, यानी कि प्राइस जो है वो किस रेट से अफेक्ट करता है, किसको, डिमांड को, उसको हम समझते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट में। तो एक क्वेश्चन करेंगे, उससे फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा और टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। अब यहां पे लिखा गया था, गिवन दैट डिमांड फंक्शन ये रहा, डिमांड फंक्शन ये रहा Q, जहां पे हमारी क्वांटिटी है, माइनस का 5P प्लस में 100 ये आ गया। अब यहाँ पे फाइंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमें निकालना है प्राइस, यानी कि हमें ईडी निकालना है,
जहां पे फॉर्मूला होता है डेल्टा डी क्यू अपॉन में डीपी मल्टीप्लाई में पी अपॉन क्यू। ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वैसे यहाँ पे नेगेटिव भी लगता है, वो इसलिए क्योंकि डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है। जब प्राइस बढ़ते हैं डिमांड कम हो जाता है, और प्राइस कम होते डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए। ठीक है, अभी हमारे पास फॉर्मूला हो गया, तो हमें कम से कम 4 चीज चाहिए होंगी क्या निकालने के लिए, ईडी निकालने के लिए। 4 चीज तो नहीं, मतलब डेरिवेटिव चाहिए और पी मल्टीप्लाई में क्यू चाहिए। अगर हमारे पास 3 चीज मिल जाती है तो हम आराम से ईडी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्यू हमारे पास ये रहा, क्यू है हमारा इस क्वेश्चन में माइनस का 5p प्लस में 100। हमें निकालना है क्या है यहाँ पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये निकालना है। और प्राइस क्यू, प्राइस हमें गिवन है पहले से ही 5 है, तो पहले काम कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, किसका, डी क्यू अपॉन डीपी का, कि क्यू का डेरिवेटिव करना है हमें पी के रिस्पेक्ट में। तो बस ये कर लेते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास ये तो अवेलेबल हो ही जाएगा, तो मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं पी के रिस्पेक्ट में, तो क्यू का तो हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डीपी, यानी क्यू का डेरिवेटिव कर दिया हमने पी के रिस्पेक्ट में। माइनस 5 पी क्या हो जाएगा, -5 क्या है, एक कांस्टेंट जो किसमें है, मल्टीप्लाई में, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है वो यू का भी रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 का कांस्टेंट था यू का, पी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो 1 हो जाएगा, तो -5 मल्टीप्लाई में 1, और सो क्या है, कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस में हो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 हो गया, माइनस का 5 हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया, डी क्यू अपॉन में डीपी, ये हमारे पास आंसर है माइनस का 5। अब सोल्व कर लेते हैं इसे, तो ईडी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डी क्यू कितना है, डी क्यू अपॉन डीपी रखा है यहाँ पे माइनस का 5, ठीक है, मल्टीप्लाई में पी हमारे पास कितना है, 5 है, क्यू और निकाल लेते हैं। अब क्यू कहां से आएगा, देखो पी 5 है, इक्वेशन ये रही क्वांटिटी की, यहां पुट कर दो, जब पी के लिए मैं यहाँ पे रखूंगा तो -5 गुणा में 5 प्लस में क्या आएगा 100, -5 गुणा में 5 कितना हो गया, माइनस का 25 प्लस में 100 प्लस माइनस माइनस 100 में से 25 गए 75, तो यहाँ पे आ गया 75। कुछ कट रहा है तो काट लो, तो यहां से आ गया माइनस माइनस प्लस 5, 5 यहाँ है 75, ठीक है, 1 मिनट, यहां से 75 आ गया, हाँ ठीक है। अब सोल्व कर लो बस इसे, 5 पंजे 25, 25 बटे 75। अब 25 के पढ़ने 75 कितने पे आता है, जिनको टेबल आती है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने बस में टेबल नहीं सीखी है वो दिक्कत नहीं है, वो अब सीख लेना, ठीक है, याद कर लेना, वरना पहले 5 से काट लेना, वो और इजी पड़ जाएगा। तो 25 के पढ़ने 75 होता है 3 पे, तो हमारा आंसर आ गया है 1/3, और 1/3 यानी कि 0.33, खत्म। ये हमारे पास आ गया है इस क्वेश्चन में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक कंसेप्ट भी होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पर उसके ऊपर हमें बात नहीं करनी, अभी उससे बात करनी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। और एक बात का ध्यान रखना, ये तो था कि जब डेरिवेटिव यूज करना था, कई बार ना इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव नहीं भी दिया होता है, मतलब क्या बिना डेरिवेटिव की भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको ये निकालना है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो ईडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन क्यू। ये तो हमने पढ़ा कि एप्लीकेशन डेरिवेटिव का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है केस में, लेकिन एक फॉर्मूला ये भी होता है। डेल्टा क्यू निकालने का तरीका क्या होता है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा क्यू को, डेल्टा क्यू कभी भी निकालना हो तो क्या करोगे, डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, क्यू में चेंज, और किसी भी चीज में चेंज करने का मतलब क्या होता है कि फाइनल में से, यानी कि जो नई क्वांटिटी आई है Q1 में से Q को माइनस कर दो, जहां पे Q1 क्या होता है, नई क्वांटिटी, Q क्या होती है, इनिशियल क्वांटिटी। ऐसे आपको डेल्टा P निकालना है, तो डेल्टा P क्या होगा, प्राइस में चेंज, यानी, और वो कैसे आएगा, नए प्राइस में से पुराना प्राइस माइनस कर दो, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, और आपको ऐसे करना पड़ेगा उस सवाल को, ठीक है। अब यहां पे देखो रिलेशन बिटवीन AC MC, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम रिलेशन समझ लेते हैं किसकी, AC की यानी कि एवरेज कॉस्ट की, MC और मार्जिनल कॉस्ट की। तो क्या रिलेशन होता है वो देखो, AC अगर यहां पे क्या हो रहा है, गिर रहा है, MC का भी गिर रहा है, फिर बीच में उठना शुरू हो गया, और AC का भी यहां से उठना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से देखना एक बात को, वो क्या कि जब MC गिर रहा था, जब MC गिरा, ठीक है, तो गिरा तो AC से तेज गिरा, मतलब AC से काफी तेज नीचे आया, ठीक है, और ये वो पॉइंट है, मतलब जब AC भी डिक्रीज कर रहा था, MC भी डिक्रीज कर रहा था, पर MC AC से फास्ट डिक्रीज कर रहा था, ठीक है, तो ये तो हो गया। और ये पॉइंट कौन सा है, जब AC बराबर आ गया MC के, जब दोनों इक्वल है। उसके बाद जब MC बढ़ने लग गया और AC बढ़ने लग गया, तो MC AC से तेज बढ़ने लग गया,
अभी बस समझ में, इसका मतलब क्या सीखा हमने यहां से कि जब MC गिरता है तो AC से ज्यादा गिरता है, ठीक है। जब फ्री पॉइंट क्या होता है, जब दोनों बराबर हो जाते हैं, और फिर जब MC बढ़ता है तो AC से ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये वो पॉइंट है, ये वो स्पेस है जहां पे MC ग्रेटर देन है AC से, ठीक है। ये वो जगह है जहां पे MC लेस देन है AC से, और बीच में ये एक स्पेस आया जहां पे क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। तो ये क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, यानी कि एवरेज कॉस्ट की मार्जिनल कॉस्ट से रिलेशनशिप। अब आता है हमारे पास अगला कंसेप्ट, अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग Q विजिट्स इज गिवन बाय इक्वेशन, मतलब Q कोई भी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो TC का फॉर्मूला दे रखा है, TC में दे रखा है कितना है 100 Q स्क्वायर, 500 Q और 5000 एट Q बराबर 10। हमें तीन चीज निकालनी है, टोटल कॉस्ट तो है हमारे पास, हमें निकालना है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वो भी क्वांटिटी 10 पे। तो पहले मैं काम करता हूं, TC है तो मैं टोटल कॉस्ट ही निकाल लेता हूं पहले। तो ये तो है टोटल कॉस्ट का फंक्शन। तो क्वांटिटी कितनी है 10 है, मैंने 10 रख लिया यहाँ पे, तो 100 यहां पर जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 500 चूंकि कितना जाएगा 10, और यहाँ पे है 5000। जब सोल्व करूंगा मैं इसे, 5000 था ना, ये 5000 आ गया, तो 100 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 100, तो यहां से भी 100 आ गया, ठीक है। प्लस में यहां पे कितना है 500 गुना में 10 कितना हो गया 5000, और प्लस में ये भी कितना है 5000, ठीक है। 10 10 कितना हो गया 10 10 हो गया हमारा 10000, 10000 प्लस में ये भी दोनों भी क्या बन जाएंगे 10000, 10000 और 10000 क्या हो जाएगा 20000। तो ये हमारे पास आएगा टोटल कॉस्ट जो आया है। अगर क्वांटिटी 10 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा 20000 रुपए क्या होगा, खर्चा होगा। अब समझते हैं कि हम यहां से AC कैसे निकालेंगे और MC कैसे निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं MC या फिर AC निकालो। पहले AC का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, TC को यानी टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। तो टोटल कॉस्ट का फंक्शन तो ये रहा हमारे पास, इसको डिवाइड करना है क्वांटिटी से, क्वांटिटी है Q, तो 100 Q स्क्वायर प्लस में 500 Q प्लस में 5000 डिवाइड बाय क्वांटिटी। जब डिवाइड करूंगा तो ये क्वांटिटी सबके अपॉन में आ जाएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा 100 Q स्क्वायर अपॉन में Q, 500 Q अपॉन में Q और 5000 अपॉन में Q। तो यहां पे एक Q से Q कट गया, यहां पे Q से Q पूरा कट गया। जब मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा, अब वैल्यू और पुट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया फंक्शन। अब जब वैल्यू पुट करूंगा 100 U का U, ठीक है, या फिर इसी तरह भी कर सकते थे यहाँ पे कि तो फंक्शन बन गया हमारे पास क्या कि 100 Q प्लस में 500 और यहाँ पे आ गया है 5000 अपॉन में Q, ये तो फंक्शन आ गया, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारे पास इतना आया था, कितना 20000। तो आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू ना पुट करके इसको डिवाइड कर दो, कितनी, किससे, क्वांटिटी से। क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास 10 थी, तो मैं क्वांटिटी को यहाँ पे लिखूंगा तो क्वांटिटी जब यहाँ पे 10 आएगी तो 0 0 कट जाएगा, 2000 आ जाएगा हमारे पास आंसर। और यहाँ पे रख के देखते हैं, जब मैंने क्वांटिटी यहाँ पे 10 रखी तो 100 गुना में यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे है 500, यहाँ पे है 5000 बटे में 10, 0 0 कट गई, यहाँ पे हो गया हमारा 1000, तो 1000 प्लस में यहां से आया 500 प्लस में यहां से आया 500, तो कितना आंसर आया 2000, ये हमारा आंसर है। और ये भी 2000 आ रहा था, क्वांटिटी कितनी थी 10, और अगर टोटल कॉस्ट 20000 आ रहा है तो सिंपल सी बात है 10 चीजों को बनाने का 20000 रुपए खर्चा आ रहा है, तो एक चीज में कितना खर्चा आएगा, इसको डिवाइड कर दो किससे 10 से, कितना आ गया 2000। और ये भी देख लो, जब एक चीज बनाने में 10000 रुपए खर्चा आएगा तभी तो 2000 रुपए खर्चा आएगा, तभी तो 10 चीज बनाने में 20000 रुपए खर्चा आएगा। अब निकालते हैं आखिरी पार्ट इसी क्वेश्चन का, यानी कि MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगा उसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाई डेरिवेटिव कर दो किसका, टोटल कॉस्ट का, dy by dq ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट है ये रहा, ऐसा करना है डेरिवेटिव, तो ध्यान से देखना 100 Q स्क्वायर है, 100 क्या है कांस्टेंट, और जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यूं रहता है, Q स्क्वायर कर दूंगा डेरिवेटिव। अब Q का डेरिवेटिव हो रहा है Q के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 2 उतर के नीचे आएगा और ऊपर की पावर कम हो जाएगी, किससे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, कि कभी भी अगर x की पावर n का डेरिवेटिव करना हो तो n उतर के नीचे आता है, ऊपर एक पावर कम हो जाती है। तो यहां से 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, 500 Q क्या हो जाएगा 500, Q क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, और 5000 क्या है कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब यहां पे रखते हैं हम यहाँ पे क्या, Q की वैल्यू, Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है हमारे पास 10 रखूंगा तो 100 यहाँ पे 10 दूनी 20 और यहाँ पे है 500, तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया हमारे पास 2000 और प्लस में 500, ये आंसर आ गया हमारा कितना 2500, तो ये आ गया हमारे पास 2500 आंसर, ये आ गया हमारे पास MC।
इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और 5000 तो यहाँ पे कांस्टेंट था, उसका तो जीरो हो गया सीधा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल मार्जिनल कॉस्ट। तो मैं टीसी भी निकाल लिया, एसी भी निकाल लिया, एमसी भी निकाल लिया। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, खत्म हो गया और वीडियो भी खत्म हो गई। हमने इसमें दो कंसेप्ट देखे इस वीडियो के अंदर, सिंगल वीडियो के अंदर। एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस की वजह से किस रेट से चेंज आता है डिमांड के अंदर, ठीक है। और दूसरा हमने क्या देखा कि रिलेशन क्या होता है एमसी और एसी के बीच में, और अगर क्वांटिटी गिवन हो तो निकालेंगे कैसे। तो दोनों क्वेश्चन खत्म हो चुके लेना। तो चलो फिर शुरू करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो अब हमें ये पढ़ना होगा कि सिंपल, अब तक जो भी हमने डेरिवेटिव में कंसेप्ट पढ़े वो सब किसी कंसेप्ट है सिंपल डिफरेंशिएशन के। अब हमें ये भी समझना होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन सिंपल डिफरेंशिएशन से किस तरीके से अलग होता है। तो चलो उसे समझने की कोशिश करते हैं, और क्यों हम पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास फंक्शन है कोई z जिसमें x भी है और y भी है। तो अगर मैं इसे सिंपल डेरिवेटिव से करता तो कैसे करता, मैं 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव करता, 3 कांस्टेंट है u का u, x स्क्वायर का 2 तक नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 6x। 8y का भी हम करते डेरिवेटिव, 8 कांस्टेंट है, y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाय dx। लेकिन पार्शियल ऐसा नहीं कहता। पार्शियल क्या कहता है कि अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने वाले हो, वो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करने वाले हो, तो जिस के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो वो तो वेरिएबल ट्रीट होगा, लेकिन बाकी उसके अलावा सारे के सारे कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे। आगे बात समझ में, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो यहां पे अगर y भी मौजूद है, z भी मौजूद है, तो वो सारे के सारे कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, उन्हें वेरिएबल ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन सिंपल डिफरेंशिएशन में वो उसे वेरिएबल ट्रीट किया जाता था। आई बात समझ में। अब बात इसे पढ़ते क्यों है पार्शियल डिफरेंशिएशन को। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स में जानते हैं कि कोई भी चीज जो है, जैसे मान लो हम किसी प्रॉफिट का फंक्शन बना रहे हैं, वो एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, जैसे कॉस्ट के ऊपर, ठीक है, रेवेन्यू के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमारा प्रॉफिट डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ वेरिएबल्स उसे अफेक्ट ही नहीं करते, तो हम उस टाइम पे उन्हें कांस्टेंट ट्रीट करके जो वेरिएबल उन्हें अफेक्ट करता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। आई बात समझ में। इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर का भी। तो चलो फिर शुरू करते हैं डेरिवेटिव करना। तो देख रहे हो मैथ्स को अब हम रिलेट करना सीख रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है तो सारे मैथ्स के कंसेप्ट, पर इकोनॉमिक्स में कैसे यूज करते हैं उसको समझ रहे हैं धीरे धीरे, यानी कि इनके एप्लीकेशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन हमें निकालना है क्या, देखो सिंबल ये होगा, अब इसको हम बोलते हैं ग्रीक सिंबल, जो ये दिखाता है कि हम करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। वरना पहले क्या यूज करते थे, सिंपल डी, है ना, dz बाई dx, dy बाई dx। लेकिन अब हम करेंगे ऐसा सिंबल यूज, और जब भी ऐसा सिंबल यूज हो जाए समझ जाना अपने आप ही कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, वहां पे लिख के नहीं आएगा मेरे भाई। तो देखो ध्यान से, तो हमें ये निकालना है, वो पढ़ेंगे इसे भी वही dz बाई dx। तो अगर आपको ये निकालना है dz बाई dx, तो सिंपल सी बात है, z हमारे पास ये रहा, इसका डेरिवेटिव करना है हमें x के रिस्पेक्ट में, और मैं जानता हूं अगर डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो अब की बार y क्या ट्रीट होगा, कांस्टेंट, y का dy बाई dx नहीं होगा, y क्या होगा, कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। तो देखो 3x का डेरिवेटिव कोई भी कर लेगा, बाकी सब वही रहेगा, सिंपल डिफरेंशिएशन वाला कांसेप्ट, बाकी सबका वही डेरिवेटिव उसी तरीके से होगा जैसे हम पहले करते आए हैं, ठीक है। बस फर्क इतना है, सिर्फ इतना सा ही फर्क है इस क्वेश्चन में, क्या कि सिंपल डिफरेंशिएशन में इसका डेरिवेटिव भी किया जाता था, ठीक है, किया अब भी जाएगा, लेकिन उस टाइम पे इसे वेरिएबल ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब इसे कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। बस फर्क इतना सही है, बाकी सेम टू सेम डिट्टो है सिंपल डिफरेंशिएशन का। तो 3x स्क्वायर का देखो कैसे करोगे डेरिवेटिव, 3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में u का u, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से, फॉर्मूले भी सेम रहेंगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से डेरिवेटिव कर देंगे, n उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, nx की n-1, तो 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई 2x। 8y का 8 इंटू में dy बाई dx नहीं होगा, वो होता है सिंपल में, अभी क्या हुआ, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, खत्म। 6x का 6, क्योंकि 6 क्या था, कांस्टेंट, पर जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो u का ही रहता है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 3 2 6, 6x प्लस में 6, ये हमारे पास आ चुका है dz बाई dx का आंसर, और हमने कर दिया है पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। और हमें एक चीज निकालनी है, वो क्या, dz बाई dy, वो निकाल लेते हैं। तो लगे हाथ हम निकाल लेते हैं dz बाई dy। तो इसका मतलब अब हमें करना है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y, और जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो किसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, x को। तो जहां जहां x है उसे कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, यानी देखो इसके पास x है, ये तो कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट है, 0 हो गया, पूरा खत्म, 0।
8y का सिंपल हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, 8 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में यू का यूं, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 8 इंटू में 1 8 हो गया। और 6x 0 कांस्टेंट है ना, 8 इंटू 1 8 आंसर आ गया, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा इसका 6x का। क्यों? क्योंकि हम कर रहे थे डेरिवेटिव वो भी पार्शियल y के रिस्पेक्ट में, तो x हमारा कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, तो ये दोनों 0 हो गए अपने आप ही इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं इसका सिंपल डेरिवेटिव करता तो मैं कैसे करता, वो और एक बार दिखा देता हूं आपको कि थोड़ा सा आपको कंपैरिजन सा महसूस हो सके। dz अपॉन dx मान लो आपको निकालना है, यानी कि z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो मैं ऐसा करता x के रिस्पेक्ट में होगा तो इसका वैसे ही, तो 2 तक नीचे आएगा, ऊपर एक और कम हो जाएगी, 6x हो गया, 8y का 8 तो हो जाएगा इनटू में dy बाय dx, और 6x का हो जाएगा 6। इस तरीके से कर देते हैं हम सिंपल डेरिवेटिव। अगर इसका मुझे करना होता, क्या नाम है इसका, तो dz अपॉन में dy, यानी कि z का डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में, तो जब y के रिस्पेक्ट में करना है तो देखो 3x के 2 तो नीचे आएगा, 6x तो हो जाएगा पर इनटू में लिखा जाएगा dx अपॉन dy। क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है y के रिस्पेक्ट में। 8y का 8 सिंपल, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और 6x का 6 तो हो जाएगा इनटू में dx बाय dy, क्योंकि x का डेरिवेटिव जबरदस्ती हुआ है y के रिस्पेक्ट में। ये हमारे आंसर आ गए हैं सारे के सारे, उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लिया है, वैसे है कुछ नहीं, बस हल्का सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा देखते हैं इसमें, तो ध्यान से करना भाई। क्या कर रहे हो आप लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पहले हम निकालते हैं, यहीं पे निकाल लेता हूं, इस जेड को नीचे उतार लो। तो जेड हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, 5x क्यूब, ठीक है, माइनस में 6x स्क्वायर y और प्लस में 3x, ठीक है। और भाई जिनको जिस भी तरह की क्वेरी हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और हाँ फिर भी कोई दिक्कत रह जाए, आपको कोई डाउट पूछना हो, कोई क्वेश्चन पर सेंड करना हो, कोई क्वेश्चन भेजना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम का जो नया बनाया है इंस्टाग्राम का अकाउंट कॉलेज अड्डा के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वीडियो के भी और चैनल के भी, आप आराम से जाके वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत वहां पे सेंड कर सकते हैं मेरे पास, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। कोई भी फर्दर अगर इन्फॉर्मेशन होगी जिसके ऊपर मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वो आपके पास वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पेपर वगैरह, जैसे कई बच्चे पीडीएफ मांगते हैं कि भैया इस बुक का पीडीएफ भेज दो, वो सब मैं उस चैनल पे अपलोड कर दिया करूंगा, आप वहां पे, ठीक है, देख लेना। आई बात समझ में? देखते हैं फिर भैया आने वाले सवालों को। अब ये देखो 5x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर y प्लस में 3x। अब ये सवाल आ गया, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करना है ना, बिल्कुल। तो यहां पे हो जाएगा dz बाय में dx, तो हमें इसका डेरिवेटिव करना है अब x के रिस्पेक्ट में। देखो तो मैं जानता हूं कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो इसका क्या होगा, देखो 5 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में u का रहेगा, x क्यूब का डेरिवेटिव मैं कर दूंगा, 3 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 3x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर y है, तो मैं जानता हूं क्या कि y क्या है, कांस्टेंट, 6 भी क्या है, कांस्टेंट। तो 6y को तो मैंने यूं का लिख लिया, क्योंकि कांस्टेंट जब भी मल्टीप्लाई में हो वो यूं का यूं रखा जाता है, तो y एज अ कांस्टेंट यूं का लिख दिया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा सिर्फ इसका 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2x। या तो ध्यान से करना इस बात को। अब यहाँ पे पावर टूल मत लगा देना ऐसे सिंपल में करते थे, क्योंकि यहाँ पे y कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। तो 5 3 15 x स्क्वायर माइनस में 6y 6 दूनी 12, इस 3x का भी कर लेना, 3x का क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 to the 12xy और 3x का 3। ये हमारे पास आंसर आ गया है dz बाय में dx का 15x स्क्वायर 12xy और प्लस में 3, ये आ गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आ गया हमारे पास dz बाय में dx, और मैं निकालना है dz बाय में dy। हाँ अगर आप चाहो तो इसका सिंपल भी कर सकते हो, सिंपल में थोड़ा ध्यान से देखना। अगर इसी का अगर आपको सिंपल करना आता, जैसे कि मान लो z है 5x क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर y और प्लस में 3x, अगर मान लो आपको dz बाय dx ही निकालना है, तो कोई नहीं, डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो dz बाय dx आ गया यहाँ पे। तो इसका तो सिंपल होगा, 3 उधर के नीचे आएगा, जैसे यहाँ पे हुआ था 15x स्क्वायर। यहाँ पे आपको 6 कॉमन ले लो, यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट रूल, है ना। x स्क्वायर y दो फंक्शन है वही मल्टीप्लाई में, और प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि पहले y का डेरिवेटिव दूसरे वाला यूं का यूं, फिर दूसरे का डेरिवेटिव पहले वाला यूं का यूं, यानी कि x स्क्वायर का 2x y यूं का यूं प्लस में y का dy बाय dx तो हो जाएगा, क्योंकि y का 1 तो हो जाएगा इनटू में dy बाय dx, और x स्क्वायर यूं का यूं, ये लग गया यहाँ पे प्रोडक्ट रूल। और इस 3x का सिंपल हो जाएगा 3। अब सोल्व कर दो उसी से, तो ये आ जाएगा आपका 15x स्क्वायर, इसको अंदर भेज रहा हूं, माइनस 6 दूनी 12
6 दूनी 12 एक्स वाई, जब इसकी से करूंगा प्लस माइनस माइनस 6 एक्स स्केयर डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में 3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, सवाल सोल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब देखते हैं आगे सवाल नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या है, वो रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब इसमें भी वही dz बाई dx निकालना है, वो तो मैंने निकाल लिया है। dz बाई dy निकालना है, बस अब सेकंड पार्ट करना है अब इसका, तो वो करते हैं अब। यानी कि हमें करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में। तो डेरिवेटिव करते हैं इसका y के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो x सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। x कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया है, माइनस है। अब x के y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x कांस्टेंट है, तो देखो ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई फिर तो, क्योंकि अगर x कांस्टेंट है तो माइनस 6x के यूं का यूं, y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा सिर्फ 1, और ये क्या है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा इसका फिर से। तो हमारे पास आंसर क्या आया, सिर्फ माइनस का 6x स्क्वायर। अभी बात समझ में, बहुत ही सिंपल था, माइनस का 6x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अगर इसी का सिंपल डिफरेंशिएशन करना होता y के रिस्पेक्ट में, तब क्या होता वो भी समझ लेते हैं एक बार। तो dz बाई dy निकालना है हमें, यानी कि z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सी बात है, अब हमें इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है y के रिस्पेक्ट में। तो 5x क्यूब का 3 उतर के नीचे आएगा, होगा उस तरीके से ही, तो 15x स्क्वायर तो हो जाएगा, पर इनटू में dx बाई dy, क्योंकि x का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है y के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जब हम y करते हैं x के रिस्पेक्ट में हम क्या लिखते हैं, dy बाई dx, लेकिन अब हो रहा है x का y के रिस्पेक्ट में, हम क्या लिखेंगे, dx बाई dy। अब माइनस में, ठीक है, अब हो रहा है y के रिस्पेक्ट में। जब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है डेरिवेटिव, तो अच्छा ये तो सिंपल कर रहे हैं ना, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टू तो लगेगा ही फिर से, माइनस 6 कांस्टेंट है, ब्रैकेट लगा लो, यहाँ लगा लो प्रोडक्ट टू, x स्क्वायर का 2x तो हो जाएगा इनटू में dx बाई dy, क्योंकि x का डेरिवेटिव जबरदस्ती y के रिस्पेक्ट में, और y यूं का यूं, बीच में प्लस, और y का 1, क्योंकि y का आपके पास dy बाई dx नहीं किया जाएगा, क्योंकि y का डेरिवेटिव हुआ है y के ही रिस्पेक्ट में, और 6x स्क्वायर यूं का यूं, मल्टीप्लाई में 6x स्क्वायर यूं का यूं, और 3x का क्या हो जाएगा, 3x का 3 तो हो जाएगा इनटू में dx बाई dy, क्योंकि x का डेरिवेटिव फिर से हुआ है y के रिस्पेक्ट में। तो ये हो गया 15x स्क्वायर dx dy, इसके अंदर भेज रहा हूं, माइनस 6 दूनी 12, 6 टू द 12 x y dx बाई dy। जब इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा तो यहां से देखना, 6 कम 6, 6 36, प्लस माइनस 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 36x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 3 dy बाई dx। तो ये हमारे पास आ चुका है कंप्लीट आंसर, और उम्मीद है पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंपैरेटिव स्टैटिक्स एनालिसिस, यानी कि कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस को हमने इतने सारे कंसेप्ट पढ़े, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, उसको यूज कहां-कहां करते हैं।